Assalamu alaikum. Uh, this is lecture 7, 8, and 9, and this is part 1. The lecture outline, we have the solution of nonlinear equations. We will discuss about the roots of equation and the first method we will discuss is bisection method, and we will do some examples about that. हमने पहले जितने भी आज तक इक्वेशंस की हैं उसके अंदर ये वन ऑफ द फेमस इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से फेमस है, और ये हम तभी यूज़ करते थे जब हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन को फाइंड करना होता था। तो इसी तरह ये एक मेथड था और एक फॉर्मूला था जिसके तहत हम ये रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो फाइंड करते थे। अब जबकि आपके पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं और चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं इंजीनियरिंग में, तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंट मेथड्स भी फिर उसके साथ अप्लाई होते हैं। अब जिस तरह आप ये देख लें कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उससे आप रूट्स ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपके पास जैसे ax² + bx + c है। अब ये जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है या रूट्स हैं, ये समटाइम्स क्या कहलाते हैं, जीरोस ऑफ इक्वेशन भी कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो बुक में गिवन है वो डिफरेंट केसेस हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं, और ऐसे मेथड्स हैं और ऐसे उन फंक्शंस के लिए हैं जिनके जो रूट्स हैं वो इजीली फाइंड नहीं हो सकते। अब जाहिर है उसके रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, उस मेथड की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, और डेफिनेटली हम ये देखेंगे क्योंकि हम हर मेथड को इंडिविजुअली सॉल्व भी करेंगे और उसकी रेलेवेंट एग्जांपल भी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू आवर इंजीनियरिंग डिज़ाइन और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे ज़्यादा फिजिबल है, और कौन सा मेथड हम किस जगह पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। Non-computer methods for determining the roots. डेफिनेटली जब कंप्यूटर्स इतने एडवांस्ड नहीं थे और वहाँ पे कोई इतनी जो टेक्नोलॉजी है वो आगे नहीं थी, तो ये डेफिनेटली ये सारे मेथड जो हैं वो नॉन कंप्यूटर बेस्ड हम किया करते थे, बाय हैंड किया करते थे, या डिफरेंट उनके मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स यूज़ करते थे। अब वो डिफरेंट मेथड्स क्या थे, वो डिफरेंट चीज़ें क्या थी, हमने क्यों जो है वो अभी कंप्यूटर मेथड्स पे आ गए। जिस तरह मैंने बिल्कुल अपने जो हमारे बिगिनिंग में जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ये जितने भी अभी मेथड्स हैं, या ये जो रूट्स ऑफ इक्वेशंस हों, या आगे जाके हम ऑप्टिमाइजेशन की एग्जांपल्स भी देखेंगे या ऑप्टिमाइजेशन की डिफरेंट मेथड्स भी देखेंगे, तो एक चीज़ उसके अंदर ये कॉमन नज़र आएगी कि जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कंप्यूटर एल्गोरिथम्स डेवलप हो गए हैं उन चीज़ों के लिए, तो उनकी जो कंप्यूटेशन थी वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। उसके लिए
अब वो इतनी ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है, या वो इतनी ज़्यादा वो टाइम टेकिंग नहीं होती। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैटलैब है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और फिर हमें सिर्फ जस्ट एक दफ़ा जो है वो उसका एल्गोरिथम जो है वो राइट डाउन करना पड़ता है, और फिर हम जो भी हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसका हम सॉल्यूशन ले सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। अगर हम अपनी जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और जो हमारी आउटलाइन है उसके मुताबिक हमने जो डिवीजन की है नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्वर्स को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट आप देख लें, जैसे ब्रैकेटिंग है, सेकंड ग्राफिकल मेथड है, और जो थर्ड वन है वो ओपन मेथड है। अब जो हमारे पास जो सबसे पहले है, जो बेसिकली ब्रैकेटिंग मेथड है, वो बेसिकली है क्या। अब जो ब्रैकेटिंग मेथड है वो बेसिकली जो जो फंक्शन है, जो बेसिकली फंक्शन है उसको टिपिकली जब उसका साइन चेंज होता है उसकी विसिनिटी में या उसके रूट्स में, तो उसका सोल्यूशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह और इसी वजह से जो है वो इसको हम ब्रैकेटिंग कहते हैं, क्योंकि हमें जो है वो दो रेंजेस हमें गिवन होती है, या दो स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, और उनके दरमियान हमने उस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना होता है। और डेफिनेटली आगे जाके जो इसके भी फिर आगे डिफरेंट मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, फॉल्स पोजीशन मेथड है। फिर जो सेकंड मेथड है यहाँ पे मेंशन्ड वो है ग्राफिकल मेथड है। और ग्राफिकल मेथड क्योंकि बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन उससे हम शायद वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते जो हम इन दूसरे मेथड से अचीव कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास जो तीसरा मेथड है वो है ओपन मेथड। और जो हमारे पास ओपन मेथड है उसके अंदर हमारे पास दो मेजर मेथड्स को स्टडी करेंगे। एक न्यूटन राफसन है, वेल नोन मेथड है, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, और डेफिनेटली ये यूज़ भी काफ़ी होगा। और इसकी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में, जिस तरह मैंने अपने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास जितनी जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं उसके अंदर ये की रोल प्ले करता है, जिस लाइक पावर जनरेशन हो गई उसकी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के अंदर, और सेकंड मेथड है। तो ये सारे हमारे पास एक डिफरेंट इसकी वो हैं मेथड्स हैं, और हम वन बाय वन हर मेथड को देखेंगे, और उस मेथड को देखने के बाद उसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और एग्जांपल सॉल्व करने के बाद जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं और केस स्टडीज भी डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो इस कोर्स को इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से पढ़ने का मकसद ही यही है कि जो इसके रियल एप्लीकेशंस हैं वो हम अडॉप्ट कर सकें, उनको हम देख सकें कि वो किस तरह से इन रियलिटी या रियल इंजीनियरिंग आपके जो बैकग्राउंड है या जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है उनके अंदर ये इम्प्लीमेंट हो रही है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, और वो एग्जाम्पल जो हैं वो इस तरह से हैं कि यहाँ पे आप देखें आपके पास कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और पैरामीटर्स।
अब हमें एक बात का बहुत अच्छे से आइडिया है कि हम जब कोई भी जो इक्वेशन लिखते हैं उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं और कुछ पैरामीटर्स भी उसके होते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं वो बेस कर रही होती हैं किसी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर। अब वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल है हीट बैलेंस का। अब हीट बैलेंस हमने देखा हुआ है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस फिजिक्स का जो है वो, और इवन केमिस्ट्री का भी, हमारे जो डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनका एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? टेम्परेचर है। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? टाइम और पोजीशन। अब जो पैरामीटर्स उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं वो क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम। डेफिनेटली हर मटेरियल जो है वो एक डिफरेंट थर्मल प्रॉपर्टी जो है वो कैरी करता है। जस्ट लाइक मैं आयरन की बात करूं और मैं एल्युमिनियम की बात करूं, या मैं किसी और मटेरियल की बात करूं, तो वो एक डिफरेंट ज्योमेट्री और जो है वो प्रॉपर्टी रखता है। इसी तरह मास बैलेंस है। मास बैलेंस के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंसंट्रेशन और क्वांटिटी ऑफ मास है, और यहाँ पे जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो है टाइम एंड पोजीशन। यहाँ पे जो हमारे पास पैरामीटर है वो है केमिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम। अब हर मटेरियल की डेफिनेटली वो किसी न किसी एलिमेंट से मिल के बना होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से मिल के बना होता है, और उसके बाद जो है वो डिफरेंट केमिकल बिहेवियर या केमिकल प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पे भी हम इसकी इक्वेशंस देखते हैं। इसी तरह फिर फोर्स बैलेंस की इक्वेशंस हैं, एनर्जी बैलेंस आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जस्ट लाइक हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma, फेमस इक्वेशन। अब ये हमें बिल्कुल यहाँ पे कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, फिर कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू योर फील्ड, किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ के अंदर हम जानते हैं कि करंट और वोल्टेज, ठीक है, यानी हम दो लॉज पढ़ते थे, KCL एंड KVL। Just like the sum of all the currents entering and leaving the node is equal to 0। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं सिस्टम की, वो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस
और अगेन जो इसके कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसके जस्ट लाइक करंट एंड वोल्टेज, जिसके ऊपर ये आपका सारा जो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये डिपेंड कर रहा है। अब ये समझाने का या ये बताने का इतनी डिटेल में इसका मकसद क्या है, क्योंकि हम कोई भी अब आगे मेथड करेंगे, चाहे वो बाइसेक्शन मेथड हो, फॉल्स पोजीशन मेथड हो, न्यूटन राफसन मेथड हो, या सेकंड मेथड हो, तो वो हम उसकी जब भी कोई केस स्टडी किया करेंगे तो वो इनमें से ही किसी फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर वो जो है वो बेस कर रहा होगा। ठीक है। और जाहिर है कि जब हम वो केस स्टडी करेंगे तो फिर उसकी वो रियल टाइम फिर हम उसको जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम गिवन होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड है, बाइसेक्शन मेथड which is alternatively called binary chopping, interval halving, or Bolzano's method is one type of incremental search method in which the interval is always divided in half. If a function changes sign over an interval, the function value at the midpoint is evaluated. The location of the root is then determined as lying at the midpoint of the subinterval within which the sign changes occur. The process is repeated to obtain the refined estimates. अब ये जो इतनी लंबी चौड़ी बात की है इसको हम बिल्कुल ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या गया है और बाइसेक्शन का मतलब क्या है। एक उसकी जो आप जो मेथड का नाम है उसके नाम से एक चीज तो अंदाजा कर लीजिए कि अगर उसका नाम बाइसेक्शन है तो इसका मतलब है कुछ ऐसा काम हो रहा होगा। ठीक है, यानी एक लाइन जा रही है उसको बाइसेक्ट किया गया है। अब ये यहाँ पे जब भी आप बाइसेक्ट करेंगे आपके पास दो पॉइंट आएंगे, मैं कहता हूँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास दो पॉइंट हैं। अब जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है वो इन्हीं दो के बीच में लाई कर रहे हैं। अब वो कहाँ लाई कर रहे हैं ये मुझे फाइंड करना है। अब ये मैं किस तरह फाइंड करूंगा, मैं इसको मजीद जो है वो बाइसेक्ट करूंगा। फिर यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ किया, फिर मेरे पास ये दो जिस तरह यहाँ पे बताया हुआ है ना कि आप जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास दो आ गए, दो आपके पास पॉइंट्स आ गए, मजीद फिर एक पॉइंट आएगा, फिर उसके दरमियान एक पॉइंट आएगा। तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ से जहां भी आपको इस लाइन में इन दोनों पॉइंट ए और बी के दरमियान जहां भी आपको पॉइंट मिलता है वो आपने क्या फाइंड करने हैं, वो रूट्स ऑफ इक्वेशंस। अगेन इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे जब हमारे पास वो ग्राफ आएगा उसको मैं मजीद एलेबोरेट करूंगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अभी कुछ सिंपल मेथड्स लिखे हुए हैं जो हमने पहले अभी जहां ये डिफाइन कर रहे थे उसके अंदर देखा कि फॉर आर्बिट्ररी इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन x is equal to 0, pick x and xu such that they bound the root of interest. Check if x1 and xu is less than 0. अब ये किसकी बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है कि आपके पास एक
लिमिट है, वो लिमिट क्या है जो मैंने जिस तरह आपको बताया, पॉइंट ए से पॉइंट बी। अगेन ये आपने फर्स्ट लिमिट निकाली, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अब यहाँ पे आपने क्या निकाली, लिमिट निकाली, और लिमिट के बाद जो है वो यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, रूट एस्टिमेट करने के लिए हम इन दोनों का एवरेज लेंगे फॉर ए प्लस, ये जस्ट मैं आपको अभी एक रफ एग्जांपल में बता रहा हूँ। जस्ट लाइक मैं इसका एवरेज लूंगा तो क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 था और यहाँ पे मेरे पास 2 था, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि एवरेज ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 के दरमियान यहाँ पे कोई वैल्यू एक आती पॉइंट। तो यहाँ पे क्या किया उसने, एक पॉइंट को मजीद बाइसेक्ट किया। अब वो अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो आगे जिस तरह यहाँ पे आगे उसकी गिवन है, फाइंड द पेयर इफ एफ ऑफ एफ फंक्शन एक्स ऑफ 1 is less than 0, root lie in the lower interval, and then xu and x 1 plus u average जो है। इसके बाद यहाँ से हम दोबारा इसको चेक करेंगे, और इसी तरह फिर हम इसको कंपेयर करते रहेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास जो उसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो भी गिवन होगा, वो हर क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंट है कि हमने कहाँ तक इसकी आइट्रेशंस को लेके जाना है, या कहाँ तक जो है वो हमारा जो भी डिजायर्ड मोटिव है वो अचीव होता है। तो ये एक सिंपल सा इसके कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से इसको मजीद इलेबोरेट हो जाएगा कि ये किस तरह इसको सॉल्व करना है और उसके अंदर हम फाइंड क्या करते हैं। जस्ट लाइक कि आपको एक बाइसेक्शन कैलकुलेशन की एक एग्जाम्पल दी गई है कि सबसे पहले आपके पास आपको दो पॉइंट दिए गए, 12 एंड 16। ठीक है, ये वही ए बी के पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो है वो एवरेज फाइंड की गई, और एवरेज फाइंड करने का फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आया। अब अगेन मजीद आपने इसको रिफाइन करना है, मजीद इसके रूट्स का एग्जैक्ट रूट आप जानना चाहते हैं, तो मजीद आप ये देखें इन दोनों के दरमियान, यानी आप कहाँ से स्टार्ट आपने किया था, 12 से 16 के दरमियान, और आप कहाँ पे पहुंच गए, 14 से 15 के दरमियान। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको अगर एवेलुएट करें, ये मेथड है कैसा, और इसकी अगर हम एवेलुएशन करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हमें एक बात हमें पता चलती है कि जो इसके जो कुछ प्लसेस हैं, एक तो ये मेथड जो है वो इजी है, और इसके अंदर कोई इतनी कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। दूसरा जाहिर है कि आपको ये रूट फाइंड करके देता है, और यहाँ पे जो भी आपको एरर अगर कंप्यूट करना है, और उस any number of iteration required to attain an absolute error can be computed, तो वो आप कंप्यूट कर सकते हैं। और जो कुछ कॉन्स हैं, स्लो है और काफी लेंदी भी है, और इसी तरह फिर आपको इसके मल्टीपल रूट्स भी मिलते हैं समटाइम्स।
तो ये कुछ है, लेकिन जो सबसे ज़ाहिर जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इस मेथड का, ये लेंदी बहुत है, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। और जाहिर है कि जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं तो उसका मतलब ये है कि ये फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेंदी भी होगा, लेकिन है सिंपल। मज़ीद थोड़ा सा अगर हम देखें इसको, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इसको मज़ीद डिफाइन करूंगा बाइसेक्शन मेथड को। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, मैं लेट एफ एक्स बी द कंटिन्यूस बिटवीन ए एंड बी। ये देख लीजिए, ये आपके पास एक ग्राफ है और यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ये क्या है, एक्स है। अब रूट जो है इसका कोई यहाँ पे लाई करना है, बट ये अब फाइंड कैसे करना है ये हम इसको भी देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है क्या की जाएगी कि ये जितने भी आपके पास एक एफ ऑफ ए आपके पास जाहिर है एक नेगेटिव है और एफ ऑफ बी आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, जैसा हमने ग्राफ में देखा था। तो जो हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी, यानी जो हम फंक्शन की वैल्यू है वो क्या रख के देखेंगे, जीरो रख के देखेंगे। Otherwise, the root lie between a and x1 or x1 and b. Accordingly, fx is positive or negative, then we bisect the process until the root is found. यानी ये आपके पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। मैं कहता हूँ मेरे पास रूट यहाँ आया तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट करके मजीद फिर मैं इन दोनों के दरमियान रूट फाइंड करता रहूंगा, मजीद बाइसेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास रूट यहाँ पे आया तो फिर मैं इन दोनों के दरमियान फाइंड करूंगा, फिर मजीद इसको मेरे पास रूट यहाँ आया तो मैं इन दोनों के दरमियान फाइंड करूंगा, और फाइनली ये वो सब आइट्रेशन हो रही होंगी जिसके बाद जाके मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे रूट्स ऑफ इक्वेशन मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आपके पास एक आपके पास अगर इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब आप एक तरफ इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम कर दें और एक नेगेटिव वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो जब मैं नेगेटिव वैल्यू एज्यूम करता हूँ और एक्स की वैल्यू का पुट करता हूँ तो थ्री का स्क्वायर माइनस टू थ्री ज़र सिक्स और माइनस सेवन, तो ये आपके पास एट आता है। इसी तरह जब मैं पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ तो आपका नाइन माइनस सिक्स सेवन, तो ये माइनस फोर आता है। तो अब आपके पास क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई, एक आपके पास एट आ गई और जो कि
-3 रखने पे थी, और दूसरा जो आपने पॉजिटिव, जिस तरह हमने पिछले उसमें बात की कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे ही वो आपने वैल्यूज रखी तो आपने जो दो वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज सेलेक्ट की थी वो क्या थी, -3 और +3। तो आप उनका क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। आप एवरेज लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, फॉर एग्जांपल 0, क्योंकि -3 +3 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अगेन जब आप 0 फिर उसको क्या करेंगे, दोबारा उस इक्वेशन में रखेंगे। अब जैसे ही आप उस दोबारा उसको इक्वेशन में रखते हैं तो आपके पास आता है -7। अब यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और यहीं से आपको जो है वो, यहाँ पे इसकी सारी जो है वो जो मेथड है वो इजीली समझ में आ जाएगा। कि स्टार्ट में आपने क्या किया, आपने दो लिमिट सपोज की, एक -3, और ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं समझा रहा हूँ कि आपने दो लिमिट सपोज की, -3 और +3। आपने उनका फर्स्ट एवरेज लिया तो आपके पास क्या आया, 0। 0 पे जब आपने वैल्यू निकाली तो आपके पास क्या आया, -7। अब जब -7 आ गया दोबारा, यानी 0 रखने पे, तो फिर आपके पास कहाँ, आपके पास रूट लाई कर रहा है -3 और 0 के बीच। तो आप -3 प्लस 0 का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। जैसे ही आपने एवरेज लिया तो आपके पास वैल्यू क्या आई है, -1.5। अब -1.5 कहाँ लाया कर रहे हैं, कहीं यहीं यहाँ पे लाया कर रहा है। अगेन आप उस -1.5 को किस इक्वेशन में रख देंगे, दोबारा इसी इक्वेशन में। और -1.5 रखने से आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, -1.75। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने यहाँ पे वैल्यू रखी थी -1.5, वो रखने से आपके पास इस इक्वेशन में क्या आ रही है, -1.75 आ रहा है, और जो यहाँ पे लाया कर रहा है। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस ऑफ आइट्रेशन है ये रिपीट होता जाएगा until we get the exact root। अब एग्जैक्ट रूट क्या है वो हम ज़ाहिर है जब एग्जांपल करेंगे उसमें देखेंगे कि एग्जैक्ट रूट का क्या मतलब है। कई जगह हमें एरर पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कई क्वेश्चंस में या कई कंडीशंस में, कि जब एरर फॉर एग्जांपल 1% से कम हो जाए तो आप अपनी आइट्रेशन स्टॉप कर दें, या कहीं 3 डेसिमल पॉइंट्स तक अगर वैल्यूज आपके पास सेम आ रही हैं लास्ट टू आइट्रेशन में, तो अपनी वैल्यूज, तो अपनी आइट्रेशंस को जो है वो आप स्टॉप कर दें। तो अगेन ये समझना बहुत जरूरी था कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई थी, आपने दो खुद वैल्यूज सपोज कर ली, दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, -3 एंड +3। -3 एंड +3 यानी इस ग्राफ को अगर मैं देखूं तो आपकी ये दो लिमिट्स हो गई, ये -3 की हो गई और ये +3 की हो गई। अब जो रूट है वो कहीं इनके बीच में कहीं क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब जब रूट इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है तो हमने उसको कैसे लेके चलना है, तो वो हमने अभी इसको यहाँ पे देखा। फिर हमने इसका एवरेज लिया, एवरेज लेने के बाद
हमारे पास क्या आया, 0 आया, 0 दोबारा इक्वेशन में पुट किया, और पुट करने के बाद फिर हमारे पास एक वैल्यू आई। तो जो हमने स्टार्ट में एक बात की थी कि बाइसेक्शन कर क्यों रहे हैं, -3 और +3 आपकी इनिशियल रेंज थी, और वो कंप्रेस होते होते 1.5 और 3 के दरमियान, -3 और -1.5 के दरमियान पहुंच गई। और कई ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पे यहाँ पे भी लाई कर सकता है, कहीं भी रूट ऑफ इक्वेशन तो कहीं भी लाई कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट क्या करते जा रहे हैं, बाइसेक्ट करते जा रहे हैं। जो हिस्सा उसके उसमें नहीं आ रहा तो वो आप उसको एग्जेम्प्ट करते जा रहे हैं, कि ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता चल सके कि आपका रूट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है। तो ये जो है ये सारा प्रोसेस है इसका, और बेसिक ये इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इसकी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल से जो है वो मजीद सब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा।